दिनेश वोरा सर, स्वागत है आपका। सर, 8 राज्य 58 सीटें, ये जो छठे चरण का चुनाव है फिलहाल वो किधर जाता दिख रहा है? तब जब कोई मुद्दा काम नहीं आ रहा है, जब नैरेटिव काम नहीं आ रहे हैं, अब ये क्या अवतार लेना जो है वो इस चुनाव पर सीधा सीधा असर डाल सकता है? 40 सीटें थी पिछली बार इनके पास इन 58 सीटों में। जी, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। दरअसल इस चुनाव में कुछ ऐसा अद्भुत हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मोदी जी को ये यकीन था कि वो पूरे भारत को अपने उंगलियों पर नचा सकते हैं, जैसा चाहे हर व्यक्ति को नृत्य करवा लें। उनको लगता था कि मीडिया को कंट्रोल कर सकता हूं, इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर सकता हूं, व्यवस्था को कंट्रोल कर सकता हूं। और उन्हें कहीं इस बात का यकीन हो गया था कि वो अपने तिलिस्म से हिंदुस्तान की जनता को जैसे चाहे नाच नचा लें। ये चुनाव अद्भुत इसलिए था कि मोदी जी के ग्रेव प्रोवोकेशन की बदौलत कोई भी हिंदुस्तान का वर्ग उद्वेलित नहीं हुआ। जो प्रोवोकेशंस थे उनकी ओर, वो इस ओर थे कि भारत में कई जगह 2002 करवा दिया जाए। आपकी भैंस छीन लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे, आपके पैसे ले लेंगे, आपका आरक्षण ले लेंगे, घुसपैठियों में बांट देंगे, मुसलमानों में बांट देंगे। कल भी बोल दिए, आज भी बोल दिए। दरअसल वो उस लीक से हट नहीं रहे हैं जिसको सांप्रदायिकता कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही आखिरी हथियार है, इसके अलावा और कोई हथियार नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात तो तय हो गई कि भारत का मानस प्रवोक होने को तैयार नहीं है। अब ये बात मुझे लगता है कि जो हुई है इसने मोदी के विश्वास को तोड़ दिया, ठेस पहुंचा दी। मोदी इस बात पे यकीन नहीं कर पाया कि कल तक ये लोग जो मेरे इशारों पर नाचते थे 140 करोड़, आज मेरे इशारों पर नहीं नाच रहे, आज मुझे एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बात उन्हें गवारा नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। रही 58 सीटों की बात, इसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। जैसे कि आज मैं कश्मीर की एक सीट की चर्चा करूंगा। अनंतनाग राजौरी जो पहले होनी थी पोस्टपोन कर दी गई एक प्रिटेक्स्ट के ऊपर। आई एम हाफ कश्मीरी सर, लेट मी टेल यू सर। तो मुझे मालूम है कि वहां पर क्या होता है, मेरा भी परिवार में घाटी से ही आता है, तो आई नो द बैकग्राउंड फुल्ली। हुआ क्या कि इस बार घाटी के अंदर यह फैसला किया गया था लोगों के द्वारा कि हम इस बार के मत को 370 के खिलाफ और हमारा जो राज्य का दर्जा छीना गया है उसके खिलाफ, इसको हम एक जनमत संग्रह में कन्वर्ट कर देंगे, रेफरेंडम में। और जो हाई वोटिंग आपको देखने को मिल रही है बारामूला में या बाकी जगह पे, वो उसी वजह से है कि दे आर कन्वर्टिंग दैट इनटू रेफरेंडम। जब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हुआ कि कश्मीर में इस बार रेफरेंडम होने जा रहा है, चुनाव नहीं होने जा रहा है, दे रैन अवे फ्रॉम द 3 सीट्स ऑफ वैली साहब, बारामूला, अनंतनाग राजौरी एंड श्रीनगर। दे डिड नॉट कॉन्टेस्ट इट सर। उन्होंने गुलाम नबी आजाद को खड़ा किया था। गुलाम नबी आजाद पर्चा तो भर दिया डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से, लेकिन जिस दिन वो अनंतनाग में एंटर करते हैं तो उनको धोखेबाज और गद्दार के नाम से बुलाया जाता है। उन्हें एहसास हो गया कि हवा मेरे खिलाफ है, मुझे गद्दार कहा जा रहा है कश्मीर का, घाटी का। पर्चा वापस ले लिया। तो बीजेपी की एक स्कीम ऑफ थिंग्स वहां भी फ्लॉप हो गई। हालांकि उनकी एक मिनी पार्टी, अपनी पार्टी टाइप की वहां पर है, लेकिन वो नॉन एग्जिस्टेंट है। तो कश्मीर ने इस बात को साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी उन डरपोक पार्टियों में से एक है। जब लोग एक साथ आ जाते हैं तो ये भाग जाते हैं वहां से, और कश्मीर से भाग गए, दे रैन अवे, आई एम टेलिंग यू। ऐसे ही लद्दाख की सीट पर चैलेंज क्या है अल्टीमेटली बीजेपी का कि क्या मैं जमानत बचा सकता हूं। आज सोनम वांगचुक का जो तूफान है वहां पर, या जिस ढंग से हो सकता है कि कांग्रेस का, या फिर एक कारगिल की जो हीना शायद नाम है उसका, जो लेडी खड़ी हुई है, वो भी जीत सकती है, मैं आपको बताऊं। तो फाइट तो उन्हीं के बीच में है, बीजेपी तो नॉन एग्जिस्टेंट है वहां पर। तो ये कश्मीर की फाइट बहुत इंपॉर्टेंट हुई। इसके अलावा जो 57 सीटें हैं, इन 57 सीटों में भी जो हवा का रुख है पूर्वांचल के अंदर, पूरा का पूरा बीजेपी के खिलाफ। जितनी भी सीटें मैं काउंट करूं, वहां पर वैसे भी बहुत थिन मार्जिन थे बीजेपी के बहुत सारी सीटों के ऊपर। एक सीट तो ऐसी थी जिस पर 181 मतों से वो 2019 में जीते थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि
ये जो छठा और सातवें चरण का 114 सीटें हैं या अब 115 अनंत राजौरी में ला लो, तो इसमें से एक बड़ा चंक जो है वो इंडिया गठबंधन की ओर ऑलरेडी जा चुका है। मैं आपको पहले बता दूं, ये जितनी मर्जी अपनी ओर से हवा को खींचने की कोशिश करें, जितना मर्जी कहने की कोशिश करें कि अगर मैं 1971 में प्रधानमंत्री होता तो करतारपुर को हिंदुस्तान में मिला लेता, माफ कीजिएगा, अपने आप को आप इंदिरा गांधी समझने की कोशिश मत कीजिए। इंदिरा गांधी वो महिला थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। ये वो महिला थी जिन्होंने 18 मई 1974 को परमाणु विस्फोट किया। ये वो महिला थी जिन्होंने सिक्किम को भारत में मिलाया था। तो मोदी जी ने तो कुछ ऐसा किया नहीं, लेकिन हाँ, अपने आप ख्वाब देखते हैं कि काश में इंदिरा गांधी होता, लेकिन वो उनके पैरों की धूल भी नहीं है, उतना साहस नहीं है उनके अंदर। दूसरी बात, एक 35 सीटों का बड़ा चंक है जिसके बारे में चर्चा होनी जरूरी है, और ये चंक है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और चंडीगढ़। इन 35 सीटों में से एनडीए के पास इंक्लूडिंग एसएडी, शिरोमणि अकाली दल, 26 सीटें उनके पास थी। इस बार 8 सीटों के भी लाले पड़े हुए हैं। दिल्ली में काफी बड़ी हार है, हरियाणा में तो क्लीन स्वीप होने जा रहा है, ऑलमोस्ट 8 सीटें इंडिया गठबंधन को जाने के आसार बन रहे हैं। हिमाचल के अंदर 4 सीटें, जहां 4 की 4 होनी चाहिए थी, अब 3 सीटें ऑलमोस्ट इंडिया गठबंधन के पास आ रही हैं, 2 तो ऑलमोस्ट आ चुकी हैं। आनंद शर्मा हो, विक्रमादित्य सिंह हो और एक शिमला के कैंडिडेट हैं। सिर्फ एकमात्र थोड़ी सी होप बची हुई है हमीरपुर से अनुराग ठाकुर की। बाकी पंजाब की 13 में से भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जद्दोजहद यह है कि कितनी सीट पर जमानत बचाई जा सकती है। वो सीटें जिसको कि गुरदासपुर जैसी सीट थी, जो पहले सनी देओल वगैरह ने जीती थी, इस बार कोई जीतने वाला वहां से नहीं है। मैं आपको बताऊं, वहां से भी इनका पटरा साफ हो चुका है। और शिरोमणि अकाली दल भी एक सीट 13 में से जीत सकता है, वो भी अपने पर्सनल करिश्मे के ऊपर। हरसिमरत कौर जो कि बठिंडा सीट से है पंजाब के अंदर, वो अकाली दल की है। बाकी चंडीगढ़, मनीष तिवारी आराम से इस बार जीतने जा रहे हैं, ये भी यकीन कीजिएगा। बड़ा चंक इन 35 सीटों में से बीजेपी लूज करने जा रही है। इसके अलावा जो बाकी यूपी, बिहार में है, मैं बंगाल के बारे में एक बात कहना चाहूंगा जो 2019 से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। 2019 में बीजेपी को अनएक्सपेक्टेड गेन हुए थे, लेकिन जब ममता दी ने विधानसभा का चुनाव जीता है तो मेजॉरिटी ऑफ द लॉसेस जो उनके थे लोकसभा चुनाव के, उसको उन्होंने कॉम्पनसेट किया था 200 सीटों से ऊपर लेके। संदेश खाली का बम वैसे भी लक्ष्मी बम की तरफ फुस हो चुका है, उसमें कोई जान बची नहीं है इस समय। मुझे लगता है कि छठा चरण और 7वां चरण एक डिसाइसिव चरण है जो शायद बीजेपी और एनडीए की हार के ऊपर मोहर लगा रहे हैं। और खासतौर से जब योगी आदित्यनाथ ने ममता पे जो प्रहार किया है वहां जाकर कि रावण के समय ऋषि मुनियों के ऊपर क्या कहते हैं कि उनके यज्ञ बर्बाद कर दिए जाते थे, और आजकल भी ममता दी के टाइम में भी ऐसा हो रहा है, तो उनको रावण बताने की कोशिश की जा रही है। मुझे एक बात कभी नहीं समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता नारी का अपमान क्यों करते हैं, क्यों नारी का अपमान करते हैं, चाहे वो ममता दी हो या कोई और भी हो। क्योंकि खुद अपनी लाइफ में नारी का सम्मान नहीं किया तो क्या दूसरे की लाइफ में भी आप नारी का अपमान करोगे क्या? ये बहुत बड़ी बात होती है। और बंगाल की प्रबुद्ध जनता, मुझे लगता है कि बंगाली पूरे भारत की जनता अब इस बात को समझ गई है कि हिंदू मुस्लिम करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमारा जो डीएनए है गंगा जमुनी तहजीब का डीएनए है, राम प्रकाश जी। और अब उनको 10 साल बाद उनको एहसास होना शुरू हो गया है कि ये तो इस आदमी का तिलस्म था, एक माया जाल था जिसमें हम जकड़े गए थे। हम समझ नहीं पाए कि अपने आप को इसका गुलाम बना के हमें मिला क्या, कि हम अज्ञानता के अंधकार में थे। हम एक अज्ञानी पुरुष कहता है कि नाली से गैस बनती है, एक अज्ञानी पुरुष आकर कहता है कि आप बादलों में प्लेन चला जाएगा तो राडार से उसको पकड़ नहीं पाएंगे। भाई कौन से युग में रह रहे हो आप? किस इंसान की बात पर यकीन कर रहे हो आप? लेकिन लोग भी अपनी बुद्धि गंवा चुके हैं। मुझे लगता है कि कम से कम एक उनमें से एक बड़ा चंक है जो अपनी बुद्धि वापस पा चुका है, उस नशे से बाहर आ चुका है। मैं सिर्फ इसको यही कहूंगा कि मोदी इस बात का तसव्वुर नहीं कर पा रहे हैं कि जो उनका मकड़ जाल था, जो तिलस्म था, वो टूट रहा है। मैं इसके लिए सलाम करूंगा भारत की जनता को, इसलिए सलाम करूंगा कि इतना प्रोवोकेशन होने के बाद भी ये जनता, इसने अपनी शांति बनाए रखी और ये इनके ट्रैप में नहीं आई। अदरवाइज तो कल शाम को भी जो सक्सेना साहब है दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने भी अपील कर दी कि जाइए वोट ऐसे पार्टी को कीजिए जो आपको मजबूत सरकार दे और आने वाली दशा और दिशा प्रदान करे। यानी कि पुराने जमाने में राजा लोग भांड रखा करते थे साहब,
वो गुणगान चालीसा पढ़ते थे सुबह से लेकर शाम तक। सारी व्यवस्था ही भांड के अंदर कन्वर्ट हो गई, किसी को कुछ छोड़ा ही नहीं है। संविधान के प्रति श्रद्धा नहीं, मोदी के प्रति जो श्रद्धा है वो है। लेकिन एक मुद्दा अब आज मैं पहली बार उठाने जा रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट का समय लूंगा राम प्रकाश जी। कल से परसों से ही मेरे चैनल पे मैंने स्टार्ट किया है इस बहस को। एक बहुत बड़ा रोल जिसका होने जा रहा है और चर्चा होगी, उसका नाम है द्रौपदी मुर्मू। मैं आपको पहले बता दूं, द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति का रोल बहुत अहम होने जा रहा है गवर्नमेंट की मेकिंग के अंदर, क्योंकि 3 प्रोबेबिलिटी है कि बीजेपी को मेजोरिटी मिल जाए, इंडिया गठबंधन को मेजोरिटी मिल जाए, अगर कहीं हंग आ गए तो द्रौपदी मुर्मू, आप देख लीजिएगा, वहां पर भी एक नई चाल खेली जाएगी। और वहां पर सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को, जो मुझे भी मालूम है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो होगी, ये बात तो सही है, तो उसको इनविटेशन देंगी और फिर कहेंगी अब मैं 15 दिन का टाइम देती हूं, मेजोरिटी प्रूव करो। 15 दिन बीजेपी के लिए काफी है खरीद फरोख्त करने के लिए। और यहां पर इंडिया गठबंधन के जो नेक इरादे हैं कि ये देखिए ये हमारी सारी की सारी सीटें हैं, तो भी शायद द्रौपदी मुर्मू इसको एक्सेप्ट ना करेंगी, क्योंकि उन्हें मोदी जी की डॉटेड लाइन के ऊपर सिग्नेचर करना पसंद है। मैं आपको बताऊं, वो KR नारायणन नहीं है साहब जो अटल बिहारी को बुलाकर कहें कि आप सावरकर को मत दीजिए सो कॉल्ड भारत रत्न। ये KR नारायणन साहब नहीं है जो लिखी हुई लाइनों को बदलकर अपनी लाइनें ऐड करके पढ़ ले। नहीं साहब, ये रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू जी वो राष्ट्रपति हैं जो डॉटेड लाइन के ऊपर सिग्नेचर करते हैं। ये शायद अपना जो विवेक है उसका इस्तेमाल भी वहां पर नहीं करते हैं। बहुत सोच समझकर मैं कह रहा हूं। और एक बात लास्ट में कह के खत्म करूंगा, जो इलेक्शन कमीशन में हुआ, जो शायद मैंने आपके शो में 2 दिन पहले बात कही थी कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट सर, ये मेरे बड़े क्लियर वर्ड्स थे कि मुझे निल उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं जाएगा, और नहीं गया सर, वही हुआ अल्टीमेटली। मैं ये कहूंगा संवेदनशीलता के साथ कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, इन दोनों ने भारत की जनता को और भारत के लोकतंत्र को शर्मिंदा किया है। राम प्रकाश जी। जी।